हेलो एवरीवन। चलिए तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट 2। साइंस का क्लास 10th का चैप्टर है, ये पढ़ रहे हैं हम। जिसमें बेटा मैं इसका पार्ट 1 पहले ही यानी कि बना चुका था, जिसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में, एसिड के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बेस के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पर हमने एसिड के बारे में सबसे पहले उसकी क्या पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो यहाँ पर भी हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं भौतिक गुण। ठीक है, और ध्यान रखना है बेस को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। एक शब्द होता है बेटा क्षार, सॉरी, एक शब्द होता है बेटा क्षार और एक शब्द होता है क्षारक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कई बार बच्चे क्षारक और क्षार की डेफिनेशन एक ले देते हैं, जबकि वो बातें क्या होती हैं, दोनों ही अलग अलग होती हैं। ठीक है, क्षारक क्षार हो सकते हैं, लेकिन हर एक सभी प्रकार के क्षार क्षारक नहीं हो सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अभी थोड़ी सी बात। ठीक है, तो चलिए आगे। अच्छा बेटा, सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो होती है क्षारक के स्वाद की। कि क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं, क्षारक स्वाद में होते हैं कड़वे। कैसे होते हैं, कड़वे। यानी कि जो बेस होते हैं, ध्यान रखना है, क्षारक को इंग्लिश में बोला जाता है क्या, बेस। तो जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है, क्षारक जल में घुलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव आयन। और बेटा जो एसिड थे, जो अम्ल थे, वो जल में घुलकर क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, क्या उत्पन्न कर रहे थे, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, अच्छा तो इसी बात को मैंने इंग्लिश में लिखा है फिर, बेस सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। यानी बेस जो होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, यानी कि आसानी से घुल जाते हैं, और साथ में क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड है हमारे पास कि जो ये सेकंड होती है हमारी, ये त्वचा होती है, त्वचा पर हमें कैसा यानी को अनुभव कराते हैं, फिसलन। ठीक है, एकदम चिकने से हमें महसूस होते हैं। ठीक है, और दूसरा यानी कि इसी बात को इंग्लिश में लिखा है कि फील स्लीपर टू स्किन। ठीक है, कि स्किन पर हमें किस तरह का अनुभव देते हैं, एक तरह का फिसलन का, चिकनापन जो होता है ना, इस तरह का अनुभव हमें देते हैं। उसके बाद बताऊँ फोर्थ प्रॉपर्टी वो क्या है, क्षारक लाल लेटर पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला। जबकि अमल थे वो कैसा कर रहे थे, वो नीले को कैसा कर रहे थे, लाल। कैसा कर रहे थे, लाल। लेकिन जो क्षारक होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे, लाल लेटर पेपर जो होता है, लाल को कैसा करते हैं, नीला। कैसा करते हैं, नीला। कौन, क्षारक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा आगे चलते हैं। आगे देखिए, हमें पढ़ना है यहाँ पर क्षारकों के प्रकार के। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, क्षारक दो प्रकार के होते हैं, लेकिन किस आधार पर दो प्रकार के होते हैं, वो होते हैं बेटा के OH नेगेटिव आयन की क्षमता के आधार पर। कि कौन से क्षारक जल में घुलकर ज़्यादा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको कुछ अलग नाम दिया जाता है। और कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन कम मात्रा में यानी कि उत्पन्न करते हैं, तो उनको कुछ अलग नाम दिया जाता है। तो बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है, यानी OH नेगेटिव आयन की क्षमता के आधार पर उनको अलग अलग किया गया है दो प्रकार में। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल क्षारक। कौन से होते हैं, प्रबल क्षारक। दूसरे होते हैं बेटा दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, वे बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कंप्लीट सॉल्युबल होते हैं, और साथ में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं कैसी क्वांटिटी में, सॉरी OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं कैसी क्वांटिटी में, इन हाईली अमाउंट में। ठीक है, हाईली अमाउंट में ये क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, लेकिन जो यानी कि बेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन लॉ एंड लेस अमाउंट में क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोला जाता है दुर्बल क्षारक या फिर वीक बेस बोला जाता है। ये यहाँ पर वीक बेस लिख रहा है इसके नीचे। ठीक है, अगले पेज पर आपको मिल जाएगी बातें। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था बेटा कि जो हमारे वो होते हैं क्षारक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं प्रबल क्षारक जिनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होते हैं दुर्बल क्षारक जिनको बोला जाता है वीक बेस। वे क्षारक जो जल में घुलकर ज़्यादा मात्रा में क्या उत्पन्न करते हैं, OH नेगेटिव आयन, उनको बोला जाता है प्रबल क्षारक। ठीक है, जो ज़्यादा मात्रा में करेंगे बेटा। और ऐसे हमने पढ़ा था अमल के बारे में कि जो अमल जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करते हैं उनको बोला जाता था क्या,
प्रबल अम्ल, ठीक है। तो पिछली बातें भी याद करते चले बेटा। उसके बाद जो दुर्बल क्षारक होते हैं वे कौन से होते हैं? वे क्षारक जो जल में घुलकर कम मात्रा में क्या उत्पन्न करते हैं? OH नेगेटिव आयन। लेकिन कैसी मात्रा में? कम मात्रा में। ये कैसी मात्रा में कर रहे थे? ये कर रहे थे ज़्यादा मात्रा में। तो इनको बोला जाता है वीक बेस या फिर दुर्बल क्षारक। ठीक है जी। उसके बाद देखिए यही बात इंग्लिश में लिखी गई है, दोज बेसिस विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन इन मोर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी में? मोर क्वांटिटी में, ठीक है। तो उनको बोला जाता है क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। किस में डिजोल्व होकर? यानी कि व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर, जब इनको पानी में घोला जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर यही बातें लिख रही है कि दोज बेसिस विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन इन लेस क्वांटिटी, ठीक है। व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर, जब इनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये क्या करते हैं? ये कम मात्रा में क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इन बातों का ध्यान रखना है बच्चे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बेटा वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। आप किसी भी टाइम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखिए, फिर यहाँ पर आपको कुछ इनके एग्जांपल बताए गए हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल क्या है। एक तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जहाँ पर बेटा OH आएगा ना अब नाम, तो वहाँ पर ध्यान रखना है, आपको नाम जोड़ना है हाइड्रोक्साइड। क्या जोड़ना है? हाइड्रोक्साइड। और Na इसके साथ में है तो Na को हम बोलते हैं क्या? सोडियम। तो इसका पूरा नाम क्या बोलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बोलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह हमारे पास यानी कि एक दूसरा यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। वो कौन सा है? वो है बेटा हमारे पास KOH। OH का नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड। लेकिन K का नाम यहाँ पर क्या है? पोटेशियम। तो इसका पूरा नाम क्या बोलेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। याद रहेंगी? क्या बोलेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, क्या बोलेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं आगे। अब देखिए वीक बेस के बारे में। तो बेटा वीक बेस कौन से बेस होते हैं? जो जल में घुलकर कम मात्रा में क्या उत्पन्न करते हैं? OH नेगेटिव आयन। तो उनको बोला जाता है बेटा क्या? दुर्बल क्षारक। और इंग्लिश में दोज बेसिस विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन इन लेस क्वांटिटी व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर, जब इनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? लेस अमाउंट में क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको बोला जाता है वीक बेस। इसके एग्जांपल आपको यहाँ पर बताए गए हैं। क्या क्या बताया गया है? एक बताया गया है कि भाई MgOH का होल ट्वाइस, ये है। तो बेटा Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। और OH का नाम मैंने अभी क्या बताया था? हाइड्रोक्साइड। तो इसका पूरा नाम क्या बोलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बोलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक बार आप भी बोलेंगे, क्या बोलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसी तरह का एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है जो यानी कि ये है NH4 और OH का होल ट्वाइस। सॉरी, OH है, सिर्फ होल ट्वाइस नहीं है। क्या है? OH। तो बेटा NH4 का मतलब क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया, ठीक है। क्या होता है? अमोनिया होता है। और OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। तो इसका पूरा नाम क्या बोलेगा? अमोनिया हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेगा? अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये बातें याद रखनी है आपको। अच्छा, उसके बाद कुछ और बातें जो आपके लिए यानी कि पेपर में काम आने वाली चीज़ें हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हाँ जी, देखिए उसके बाद है जी कि यहाँ पर लिखा गया है नीचे कि भाई जब क्षारकों को जल में घोला जाता है तो वे किसका निर्माण कर देते हैं? क्षार का निर्माण कर देते हैं। किनको घोला जाता है? क्षार को। किनको घोला जाता है? क्षार को। जब क्षारक को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, जब वाटर में मिलाया जाता है, तो उस टाइम पे वो किसका निर्माण कर देते हैं? वे बनाते हैं क्या? क्षार। तो अब इससे एक बात पता चली भाई,
जब क्षार बनेंगे तो इसका मतलब वो क्षार किससे मिलकर बने होंगे, क्षारक से। तो इसका मतलब है जितने भी क्षारक होते हैं उनको मैं क्षार बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बेटा ध्यान रखना है कि जो क्षार होते हैं वो यानी कि क्षारक नहीं होते, क्योंकि क्षारक तो जल में घोलकर क्या उत्पन्न करते हैं, OH नेगेटिव आयन। लेकिन जो क्षारक होते हैं जब उनको वाटर में घोला जाएगा तो वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यही बात मैं आपको आगे एक बार और बताऊंगा कि भाई क्षारक को क्षार बोल सकते हैं लेकिन सभी क्षार को क्षारक नहीं बोला जा सकता, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यही बात यहाँ नहीं कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखी गई थी। वो क्या है, दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, विच आर कॉल्ड एल्कलाइन, तो उनको क्या बोला जाता है, एल्कलाइन बोला जाता है। और ये बेटा इंग्लिश में बोलते हैं एल्कलाइन, क्या बोलते हैं, एल्कलाइंस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, दीज आर कॉल्ड एल्कलाइन, तो इनको क्या बोला जाता है, एल्कलाइन बोला जाता है, ठीक है। एल्कलाइज बोल देते हैं, एल्कलाइन बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान रखनी है नाम है। चलिए आगे। अब देखिए बेटा अब यहाँ पढ़ेंगे क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था भौतिक गुणधर्म पढ़े थे इसके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था भाई क्षारकों के प्रकार पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है बेटा, इसको हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़ी है तो आपने वहाँ पर पढ़ा था कि अम्लों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया, किसके, अम्लों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया। अब बस उसी रिएक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, उसी रिएक्शन को मैं बोल रहा हूँ भाई क्षारकों के अम्लों के साथ अभिक्रिया, बात तो वही है, ठीक है भाई। तो क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया करो या अम्लों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया करो, बात एक ही होगी। तो बेस रिएक्ट विद एसिड, लेकिन वहाँ पर लिखा गया था एसिड रिएक्ट विद बेस, भी करेंगे तो दोनों, ठीक है। ये बात को ध्यान रखनी है भाई। आप कहो कि भाई एक क्या है, यदि मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, एक पिता है एक पुत्र है, ठीक है, और मैं पिता का नाम है यानी कि सोनू और पुत्र का नाम है मोनू, ठीक। देखिए तो हम बता रहे थे कि भाई पिता का नाम है सोनू और पुत्र का नाम है मोनू। अब मैं कहूँ कि भाई मोनू सोनू का पुत्र है, या मैं कहूँ सोनू मोनू का पिता है, तो बात तो एक ही है, ठीक है। उसी बात के यानी क्या है कि या तो हम अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया करें या क्षारक की अम्ल के साथ करें, या तो अम्ल की क्षारक के साथ करें या फिर क्षारक की अम्ल के साथ करें, बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए जब हम क्षारकों की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं, अम्लों के साथ करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसी बात को इंग्लिश में लिखा गया है बच्चे यहाँ पर, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस आफ्टर डेट दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। और इसी रिएक्शन को बेटा किस नाम से जानते हैं हम, ठीक है, जरा बताना किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से, या फिर हिंदी में से हम कहते थे उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, एक बेस, और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक क्या है, एसिड। तो इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी, कैसे करी हमें पता है भाई, जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे, साल्ट एंड वाटर देंगे, क्या देंगे, साल्ट एंड वाटर। अब बहुत से बच्चों को थोड़ा डाउट होता है कि सर ने रिएक्शन कैसे लिख दी, ठीक है। तो उस रिएक्शन को मैं थोड़ा उस डाउट को मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। देखिए बच्चे हमें एक बात पता है, हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, साथ में मिलेगी वाटर, जब भी बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, तो देखिए भाई साल्ट का फॉर्मूला नहीं पता हमें, लेकिन हमें वाटर का फॉर्मूला तो पता है, इन दोनों से हम वाटर का फॉर्मूला तो बना सकते हैं। वाटर के लिए हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल चाहिए, 2 एटम चाहिए, तो वो एक तो हाइड्रोजन यहाँ से आई, एक हाइड्रोजन यहाँ से आई, दोनों हाइड्रोजन आ गई। एक क्या चाहिए, ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन यहाँ से निकल के आई। इन तीनों को छोड़कर बाकी बचा क्या, एक Na बचा और एक बचा Cl। तो NaCl आपस में यानी कि कंबाइन होकर क्या बना देगा, NaCl बना देगा, जो कि एक क्या है, साल्ट है, और साथ में वाटर हमें मिल ही गया, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इस तरह हम रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखिए सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड है बेटा हमारे पास कि भाई किसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम, बेस रिएक्ट विद मेटल, ये मेटल लिख रहा है बेटा यहाँ पर, यानी क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया। जब हमने
अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया करी थी तब हमें क्या प्राप्त होता, तब भी हमें यानी कि प्राप्त होता साल्ट और हाइड्रोजन। तो बेटा यहाँ पर भी ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें साल्ट मिलेगा, साथ में मिलेगा हाइड्रोजन गैस। जब हम क्षारकों की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं, धातु के साथ करते हैं, तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होते हैं। व्हेन साल्ट रिएक्ट विद मेटल, जब साल्ट क्या करता है, रिएक्ट करता है मेटल के साथ, आफ्टर दैट दे प्रोड्यूस क्या, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस करते हैं, साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, साथ में करते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब किस तरह करते हैं उस रिएक्शन को आप समझ लीजिए एक बार। आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर बच्चे किसी को, मैं फिर दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ बात को, यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो वो या तो यूट्यूब पर मेरे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकता है। ठीक है, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, या फिर मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पर भी वो मुझसे यानी कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है बच्चे, हाँ जी देखिए, हाँ अब यानी रिएक्शन करते हैं। भाई ये क्या है, मेटल होगी, साथ में क्या है हमारे पास, बेस। तो बेटा जब हमने इन दोनों की रिएक्शन करी, हमें पता है भी साल्ट मिलना है, साथ मिलनी है हाइड्रोजन गैस। भाई साल्ट का फॉर्मूला नहीं पता हमें अगेन, लेकिन हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला तो पता है बेटा हमको। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा, H2। क्या है, H2, तो वो लिख दिया मैंने सबसे पहले। अब ये H2 आया कहाँ से, देखो भाई हाइड्रोजन यहाँ पर अगर मेरे पास ये 2 ना होता तो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन मुझे 2 चाहिए, तो इसलिए मैंने 2 लगाकर यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने 2 भाल ले ली। ठीक है, यहाँ से इन 2 हाइड्रोजन निकाल लिए। बाकी बचा क्या, देखो 2 Na बचे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बची, लेकिन Zn कितने बचे, 1। तो ये तीनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, सोडियम 2 आगे, एक Zn आ गया और एक आगे ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, एक साल्ट हो गया, जो यानी कि तीनों ने कंबाइन होकर बनाया था। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। देखिए बेटा सी पार्ट, अब है क्षारकों की अधातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, हमने पढ़ा था जब अम्लों के अधातु के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि अम्ल अधातु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी अम्ल किससे मिलकर बने होते थे, अधातुओं से। लेकिन यहाँ पर कुछ क्या है, यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें हैं। देखिए जब हम अधातु ऑक्साइडों की, ठीक है सॉरी, यहाँ पर अधातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया कर रहे हैं हम किसके साथ, क्षारकों के साथ। जब भी हम अधातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया क्षारकों के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण मिलता है, साथ में मिलता है जल। क्या मिलता है, लवण मिलता है, साथ में मिलता है जल। व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, किसके, नॉन मेटल ऑक्साइड। अधातु को हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है नॉन मेटल या नॉन मेटेलिक। ठीक है, और ऑक्साइड का मतलब क्यों है, क्योंकि उनके साथ ऑक्सीजन होगी। रिएक्ट विद ईच अदर आफ्टर दैट दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, साल्ट करते हैं और साथ में करते हैं वाटर। तो देखिए ये मेरे पास एक साल यानी बेस हो गया, और ये मेरे पास क्या है, एक गैस है जो कि क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, यानी इसमें कोई भी मेटल नहीं है। ठीक है, अच्छा तो देखिए हमें क्या मिलना है, साल्ट मिलना है, साथ में मिलना है वाटर। तो बेटा वाटर का फॉर्मूला तो हमें पता है, वाटर का फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले यहाँ पर। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2, लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन शुरू में स्टार्टिंग में 1 ही था, लेकिन अब यानी कि अगर मैं यहाँ 2 लगा दिया, इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या लगाया, 2 लगाया। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से गए और 1 ऑक्सीजन यहाँ से गई, तो बची 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, 1 Na बचा। और बचा क्या, ये जो 1 ऑक्सीजन बची, ये 1 ऑक्सीजन चले किसके साथ में, CO2 के साथ में, तो ये क्या बना देगी, CO3 बना देगी। और साथ में Na कितने बचे, Na बचे 2, तो यहाँ पर बन जाएगा Na2CO3। ठीक है, क्या बन जाएगा, Na2CO3, जो कि क्या है, साल्ट है, और ये साथ में क्या आ गई, वाटर। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा अब हमें पढ़ना है क्षारकों की धातु बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। बेटा ध्यान रखिए, यह धातु बाइकार्बोनेट हो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट हो, या फिर मेटल कार्बोनेट हो, या फिर धातु कार्बोनेट हो, सेम ही रीजन दोनों में आएगा, बिल्कुल सेम है ये दोनों। जब हम क्षारकों की अभिक्रिया, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट को, जो मैं अभी स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ, जब हम क्षारकों की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेटों के साथ करते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि जो धातु बाइकार्बोनेट होते हैं वे क्या होते हैं, वे एक तरह के क्षार होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, या क्षार की प्रवृत्ति के होते हैं, एल्कलाइन नेचर होते हैं।
ठीक है। अच्छा, ठीक है जी। हाँ जी, देखिए ठीक है, यही बिल्कुल बेटा सेम रीजन जो आपने यहाँ पर लिखा है वही सेम रीजन कहाँ आएगा, जो सेम रीजन आपने यहाँ लिखा है वही सेम रीजन यहाँ पर आएगा, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं करना। बस यहाँ पर आपने मेटल बाई कार्बोनेट लिखा है, यहाँ पर मेटल कार्बोनेट लिखोगे। ठीक है, देखिए मेटल बाई कार्बोनेट डज नॉट रिएक्ट, मेटल बाई कार्बोनेट डज नॉट रिएक्ट विद बेस बिकॉज दे हैव एल्कलाइन इन नेचर। मैंने आपको एल्कलाइन के बारे में पहले ही नॉलेज दे दी थी कि जब बेस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो किसका निर्माण करते हैं, किस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, वे प्रोड्यूस करते हैं एल्कलाइन को। ठीक है, अच्छा तो बिल्कुल यही सेम रीजन आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे। अच्छा देखिए यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि क्षारक धातु बाई कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया नहीं करते क्योंकि धातु कार्बोनेट क्षार होते हैं, यही बात यहाँ पर लिख दी है। मेटल कार्बोनेट डज नॉट रिएक्ट विद बेस बिकॉज दे हैव एल्कालाइन इन नेचर, कैसे नेचर के होते हैं, एल्कालाइन नेचर के होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो बात जो मैं आपको बता रहा था पीछे कि भाई सब जब क्षारकों को जल में घोला जाता है तो वे क्षार का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं। व्हेन बेस डिजोल्व इन वाटर दे फॉर्म्ड एल्काइन, तो वे क्या यानी कि क्या करते हैं, एल्काइन फॉर्म करते हैं। तो सभी क्षारक क्या होते हैं, क्षार होते हैं, परंतु सभी क्षारक नहीं होते। सभी क्षारक क्षार होते हैं बेटा, लेकिन सभी क्षारक नहीं होते, ये बात आपको ध्यान रखनी थी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। अब यहाँ पर ऑल बेस आर एल्कलाइन इन नेचर, जितने भी बेस होते हैं वे सभी क्या हैं, एल्कलाइन इन नेचर के होते हैं। बट ऑल एल्कलाइन आर नॉट बेस, परंतु जितने भी एल्कलाइन होते हैं वो बेस नहीं होते, ये बात यहाँ पर लिख रही है। ठीक है, ये बात मैं आपको पीछे भी कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए बेटा साल्ट। ठीक है, अभी तक दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके थे भाई। हमने पढ़ा था एसिड के बारे में फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 चल रहा है जिसमें हमने अभी तक डिस्कस करा था किसके बारे में, बेस के बारे में, कि भाई बेस क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करी। फिर बेटा हमने डिस्कस करा कि भाई बेस जो होता है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, फिर हमने बेटा डिस्कस करा कि जो बेस की केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो कितने टाइप में, यानी कि वो कौन कौन सी होती है। बेसिकली हमने 5 पढ़ी, होती और भी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा फिर हमने अब यानी कि फिर उसके बाद हमने पढ़ा भाई कि भाई क्षारक और क्षार यानी कि बेस और एल्कलाइन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, अब बेटा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, साल्ट, जो थर्ड चीज़ है हमारे चैप्टर के नाम में, एसिड बेस एंड साल्ट। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, साल्ट। और साल्ट के बारे में पहले यानी कि पहली वीडियो, सेकेंड वीडियो, इस वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं। बेटा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भाई साल्ट का निर्माण आप कितने प्रकार से कर सकते हो। तो बेटा साल्ट का निर्माण मैंने 5 तरीके से तो यानी कि पहले आपको बताया था कि भाई कितने तरीके से होता है। 4 तरीके हमने वहाँ पर पढ़े थे और यानी कि 3 तरीके हमने यहाँ पर पढ़े हैं। ठीक है, तो लगभग आपको यही तरीके याद करने हैं। ठीक है, हर किसी में हमें साल्ट मिल रहा था। तो देखिए वे पदार्थ जो उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है साल्ट। उनको क्या बोला जाता है, साल्ट बोला जाता है। ठीक है, ऑल सब्सटेंसेज विच आर फाउंड बाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर कॉल्ड साल्ट। उनको क्या बोला जाता है, साल्ट बोला जाता है। साल्ट इस रिएक्शन का एग्जांपल ये रहा। ठीक है, ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है, जब एक बेस हो और एक क्या हो, एसिड, तभी यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, तो वो क्या बनाती है, साल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ बेटा हमारा जो पार्ट 2 है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब यानी कि और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पार्ट 3 में पढ़ेंगे हम यानी कि पढ़ेंगे हम कि भाई बेकिंग सोडा क्या होता है, व्यंजक चूर्ण क्या होता है। ठीक है, इनका निर्माण किस प्रकार होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, उनका निर्माण किस तरह किससे होता है। ठीक है, तो बेटा आप यानी कि इन सभी वर्क को
ध्यान रखना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में नोट करें और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में नोट करें, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देता हूँ ना, ये एग्जाम्पल क्या है, ये सभी के लिए सेम होते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर रिएक्शन लिखे जाते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को सेम लिखनी है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सेम लिखनी है। सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये स्टेटमेंट लिखनी है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है बच्चे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में पूरा अपने डाउट को पूछ सकता है। और एक बात और बेटा, कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।